शमशान की चुप्पी को बस चिता की जलती लकड़ियों की आवाज तोड़ रही थी। सुमित्रा की अर्थी को अग्नि देने की तैयारी चल रही थी। सभी की आंखों में आंसू थे और उसका पति जगदीश एक कोने में बैठा गम में डूबा हुआ था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर इंसान की रूह तक को हिला दिया। अर्थी पर पड़ी सुमित्रा की लाश एक झटके से हिली, फिर उसकी आंखें खुली और बड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गई। ये नजारा देखकर वहां मौजूद लोगों की चीखें निकल गई। कुछ लोग डर से पीछे हट गए तो कुछ वहीं पत्थर के जैसे जम गए। जगदीश की आंखों ने जैसे यकीन करने से इनकार कर दिया। वो जोर से चिल्लाया और सुमित्रा की ओर दौड़ पड़ा, जैसे उसे दोबारा पा लिया हो। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जैसे ही जगदीश ने उसे गले लगाना चाहा, सुमित्रा ने उसे धक्का दिया और फिर वो बोली, कौन सुमित्रा? मैं कोई सुमित्रा नहीं, मैं शिवा त्रिपाठी हूँ। रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, एक ऐसा मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट जहाँ माना जाता है कि एक आत्मा अपना पुराना शरीर छोड़कर किसी नए शरीर में एंटर हो जाती है। सदियों से इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च होती आई है, पर आज जो रीइंकार्नेशन केस आप सुनने वाले हैं ये बाकी सबसे अलग है। ये वो केस है जिसे सुनकर कई दशकों से रीइंकार्नेशन पर काम कर रहे एक्सपर्ट्स भी चौंक गए। कुछ ने इसे इमेजिनेशन कहा, लेकिन कुछ के लिए सच था, बिल्कुल आंखों के सामने घटता हुआ सच। वन डेथ, टू आइडेंटिटीज एंड अ मिस्ट्री ब्यूरिड इन टाइम। लेट्स अनफोल्ड द रियलिटी। 16 जुलाई 1985, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव शरीफपुरा। इसी गांव में एक 16 साल की लड़की सुमित्रा सिंह ने सुबह सुबह एक ऐसी भविष्यवाणी की जो किसी ने सोची भी नहीं थी। उसने कहा, 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर उसके पति जगदीश के रोंगटे खड़े हो गए। एक पल के लिए उसे लगा सुमित्रा मजाक कर रही है, लेकिन उसकी आंखों में जो चुप्पी थी वो कुछ और ही कहानी कह रही थी। सुमित्रा की जिंदगी आसान नहीं थी। बचपन में ही उसकी माँ का साया उसके सर से उठ गया और पिता शहर में मजदूरी करते। वक्त की कमी थी और सुमित्रा बचपन से ही तन्हाई में जी रही थी। सिर्फ 13 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई, लेकिन इस अकेलेपन ने शादी के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। शादी के बाद भी जगदीश अक्सर काम के सिलसिले में शहर में ही रहता और सुमित्रा अपने घर के एक कोने में तन्हा सिर्फ खुद के साथ जिंदगी गुजारती रही। दिसंबर 1984 में जब उसने एक बेटे को जन्म दिया तो लगा जैसे उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। अब उसकी दुनिया उसका बेटा था। वो उसे पल भर के लिए भी खुद से दूर नहीं होने देती। पहली बार सुमित्रा की आंखों में सचमुच की खुशी दिखाई दी, लेकिन फिर सब कुछ अचानक बदलने लगा। कुछ ही महीनों बाद उसके साथ अजीबोगरीब हादसे होने लगे। उसे मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। उसका शरीर अकड़ जाता, हाथ पैर टेढ़े हो जाते और आंखें पलट जाती। कभी कभी उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकलती। परिवार ने पहले तो सोचा शायद कोई बीमारी है, लेकिन जब ये सब रोज होने लगा तो गांव के लोग कहने लगे इस पर कोई बुरा साया है। 2 महीने तक सुमित्रा इन सब चीजों से जूझती रही और फिर आया 19 जुलाई 1985 का वो दिन जब सुबह सुबह सुमित्रा को अचानक बहुत तेज बुखार चढ़ने लगा। वो कमजोर पड़ने लगी, उसका शरीर तड़प रहा था और आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। ये वही दिन था जिसके बारे में उसने कहा था कि वो 3 दिन बाद मर जाएगी, लेकिन घर वालों ने उसकी बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनके लिए सुमित्रा वैसे भी कुछ दिनों से अजीब बातें कर रही थी, कभी कुछ बड़बड़ाना, कभी किसी अनजान चीज का जिक्र करना। लेकिन इस बार जो उसने कहा था वो सच साबित हुआ और उसी बुखार की हालत में सुमित्रा ने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही सुमित्रा के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई, अचानक उसकी सांसें वापस आ गईं। पर अब वो पहले वाली सुमित्रा नहीं थी। उसने अपने पति जगदीश को, घर वालों को, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी पहचानने से इनकार कर दिया। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कहती रही, मैं शिवा हूँ, मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मुझे अपने रिंकू और टिंकू के पास जाना है। उसके इस बदलते हुए बर्ताव ने घर में सभी लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या ये कोई मेंटल इलनेस थी या कुछ और? लेकिन इन सवालों के जवाब तब मिले जब एक दिन उनके दरवाजे पर एक अनजान आदमी ने दस्तक दी। अक्टूबर 1985, एक उम्रदराज आदमी हाथ में एक मोटी किताब लेकर सुमित्रा के घर के बाहर खड़ा था। उसने शांत आवाज में जगदीश से कहा, मैं रामसिया त्रिपाठी दिव्यापुर से आया हूँ। मुझे इस एड्रेस से कुछ चिट्ठियां आई थी। असल में जब से सुमित्रा ने खुद को शिवा त्रिपाठी कहना शुरू किया था, तब से उसमें कुछ ऐसे चेंजेस आए थे जो किसी ने कभी पहले नहीं देखे। जो लड़की कभी स्कूल नहीं गई वो अचानक लिखने और पढ़ने लगी। और सिर्फ यही नहीं, उसने कई चिट्ठियां भी लिखी और जगदीश के हाथों ने पोस्ट भी करवाई। सुमित्रा को उम्मीद थी कि इन चिट्ठियों का जवाब एक दिन खुद चलकर उसके दरवाजे तक आएगा। जैसे ही सुमित्रा ने उस शख्स का नाम सुना, रसोई में बैठी सुमित्रा अचानक भागकर आई। उस आदमी को देखा, उसकी आंखें भर चुकी थी और बिना कुछ बोले उसके गले लग गई। जगदीश हैरान था और रामसिया त्रिपाठी भी समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है।
थोड़ा पीछे हटते हुए उन्होंने पूछा, तुम मुझे क्यों गले लगा रही हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। तब सुमित्रा ने रोते हुए कहा, पापा, मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी शिवा। ये सुनकर त्रिपाठी जी दंग रह गए। वो हैरान थे, लेकिन इतना बड़ा दावा बस कह देने से कैसे मान लेते। अपना डाउट क्लियर करने के लिए उन्होंने अपनी हाथ में पकड़ी किताब खोली, जो एक पुरानी फोटो एल्बम थी। एल्बम में उनकी बेटी शिवा और उसके परिवार की कई तस्वीरें थी। उन्होंने एक एक फोटो सुमित्रा को दिखाई और सुमित्रा ने बिना किसी हिचकिचाहट के शिवा के परिवार के हर एक मेंबर को नाम से पहचान लिया। लेकिन अचानक वो एक फोटो पर रुक गई। उसने हाथ रखा और गुस्से में कहा, ये वही है जिसने मेरे सिर पर ईंट से वार किया था। वो फोटो थी शिवा की नंद की। त्रिपाठी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें यकीन हो गया, ये लड़की उनकी शिवा ही है। उन्होंने सुमित्रा को गले लगाया और दोनों बिना कुछ कहे बस रोते रहे। लेकिन जगदीश और उसके परिवार के सवाल अभी भी वही थे। आखिर ये शिवा त्रिपाठी कौन थी? क्या सुमित्रा सच में उसका पुनर्जन्म थी? और अगर हाँ, तो इतने सालों बाद उसे अपना पहला जन्म क्यों याद आ रहा था? 24 अक्टूबर 1962 दिबियापुर। कॉलेज लेक्चरर रामसिया त्रिपाठी के घर एक बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम शिवा रखा गया। शिवा ने अपना बचपन दिबियापुर के एक छोटे से शहर में गुजारा और वहीं से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जिसके बाद उसकी शादी कर दी गई। लेकिन शादी के बाद कुछ भी वैसा नहीं रहा जैसा उसने सोचा था। उसके ससुराल वालों ने पहले दिन से ही उस पर दहेज को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया। मारपीट और तनाव उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। कुछ ही सालों में उसके 2 बेटे हुए, रिंकू और टिंकू। बच्चों के होने के बाद भी ये सब कभी नहीं रुका। शिवा सिर्फ अपने बच्चों के लिए सब कुछ चुपचाप सहती रही। फिर आई 18 मई 1985 की सुबह। शिवा रेलवे ट्रैक के पास बेजान हालत में मिली। ससुराल वालों के कहने पर उसकी मौत को सुसाइड बताया गया, लेकिन कुछ बातें उस कहानी से मेल नहीं खा रही थी। उसके सर पर एक गहरी चोट का निशान था और कुछ लोगों ने उसी सुबह शिवा को अपनी सास और नंद के साथ भी देखा था। वही नंद जिसे सुमित्रा खुद का यानी शिवा का कातिल बता रही थी। लेकिन उस वक्त पुलिस ने किसी गवाह की बात नहीं सुनी। सिर्फ ससुराल वालों के बयान को रिकॉर्ड में लेकर केस बंद कर दिया गया और इसी तरह शिवा की मौत के पीछे का असली राज भी उसके साथ ही चला गया। लेकिन सुमित्रा के बयान के बाद त्रिपाठी जी और उनके परिवार ने शिवा के केस को रीओपन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। सुमित्रा की यह अजीबोगरीब कहानी धीरे धीरे मीडिया तक पहुंच गई और कुछ ही दिनों में पूरे देश में फैल गई। लोग हैरान थे और कंफ्यूज्ड भी, और इस कंफ्यूजन का सबसे बड़ा रीजन था सुमित्रा की एज। सुमित्रा का जन्म हुआ था 1968 में, शिवा के जन्म के 4 साल बाद। और जब शिवा की मौत हुई, सुमित्रा उस वक्त पहले से जिंदा थी। तो फिर सवाल ये था, अगर सुमित्रा पहले ही पैदा हो चुकी थी तो ये पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन था जो मीडिया के लिए नेशनल हेडलाइन बन गया। न्यूज चैनलों पर डिबेट होने लगे और थ्योरीज बनने लगी। किसी ने कहा ये किसी भूत प्रेत का असर है, तो किसी ने इसे मेंटल इलनेस का केस बोला। कुछ लोगों ने तो सुमित्रा और उसके परिवार को फ्रॉड तक कह दिया। एक पॉइंट सबको कंफ्यूज कर रहा था, सुमित्रा की डेट ऑफ बर्थ। वही एक डिटेल थी जिसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था और पूरा देश इस सवाल के चक्कर में घूम रहा था, क्या ये सच में पुनर्जन्म था या इसके पीछे कोई सच छुपा था? फरवरी 1986 एक मशहूर रीइंकार्नेशन रिसर्चर डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने अपनी इंडियन कलीग डॉक्टर सतवंत पसरीचा के साथ इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने न सिर्फ सुमित्रा से बात की, बल्कि उसके परिवार और उससे जुड़े कई लोगों के इंटरव्यूज भी रिकॉर्ड किए। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सुमित्रा के 19 डिटेल्ड स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए गए। अच्छा, ये पूछना है तुमसे सुमित्रा मैंने कि नहीं, सुमित्रा मत बोलो मुझसे। हाँ, अभी शिवा ही हो तुम? हाँ, अच्छा। क्यों? क्या होकर के इस दुनिया में जो पैदा हो जाता है हाँ। वो क्या बार बार बदल जाता है बहन जी? अच्छा, नहीं पहले बदल चुकी हो ना तुम, इसलिए नहीं, पूछ तो रही मैं एक बार जब बदल चुकी हूँ, जब मैं एक बार शिवा हो चुकी हूँ, तो क्या बार बार सुमित्रा अच्छा, बन तो सकती तुम हूँ? अभी शिवा ही हो? हाँ, और क्या सुमित्रा बन जाऊंगी तो अब? सुमित्रा के बारे में तुम कोई बात याद है इस नहीं वक्त? है, नहीं है, कुछ वो भी मैंने नहीं? पहले ही कहा, वो अब कह रही हूँ। और हर एक स्टेटमेंट उसका शिवा त्रिपाठी से गहरा कनेक्शन दिखा रहा था। वो बचपन का नाम, परिवार वालों की डेट ऑफ बर्थ और तो और ससुराल की एक पुरानी अलमारी के कोने में रखी एक पीली साड़ी जो शिवा की फेवरेट थी। ऐसी कई छोटी छोटी बातें थी जो सुमित्रा ने बिना किसी हेजिटेशन के बताई। उन बातों को जानकर हर कोई हैरान रह गया कि ये सब एक अनजान लड़की कैसे जानती है। डॉक्टर स्टीफनसन की टीम ने यह भी वेरीफाई किया कि सुमित्रा और शिवा के परिवारों के बीच कभी कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था और इसी वजह से उन्होंने कंक्लूड किया सुमित्रा ही शिवा का पुनर्जन्म है। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, अगर सुमित्रा ही शिवा का रीइंकार्नेशन थी तो उसका जन्म एक नए शरीर में क्यों नहीं हुआ? वो एक जिंदा लड़की के अंदर कैसे आ गई? इसका जवाब मिला एक और रिसर्चर
जेम्स मैटलॉक के कॉन्सेप्ट में रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन ये एक ऐसी थ्योरी है जहां एक इंसान की आत्मा किसी दूसरे जीवित शरीर में एंटर कर जाती है और उसकी असली आत्मा को रिप्लेस कर देती है। बहुत लोग इसे डेमोनिक पोजेशन के जैसे समझते हैं, लेकिन असल में ये कॉन्सेप्ट उससे काफ़ी अलग है। पोजेशन में आत्मा सिर्फ शरीर पे कब्जा करती है, लेकिन असली आत्मा वहीं रहती है। वहीं रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन में पूरी तरह से एक आत्मा दूसरी आत्मा की जगह ले लेती है, और शायद यही हुआ था सुमित्रा के साथ। ऐसा कहा जाता है कि 1985 में जब सुमित्रा की मौत हुई, उसकी अपनी आत्मा ने उस शरीर को छोड़ दिया और उसी पल शिवा की आत्मा ने उसे रिप्लेस किया। हिंदू धर्म में इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है प्रकाया प्रवेश, जहाँ एक जिंदा शरीर में किसी दूसरी आत्मा का वास हो जाता है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन की रिसर्च 1987 में ऑफिशियली कंप्लीट हुई और उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट में क्लियर लिखा, ना तो सुमित्रा किसी मेंटल इलनेस का शिकार थी और ना ही इस पर कोई भूत प्रेत का असर था। उनके अकॉर्डिंग ये एक ऑथेंटिक केस ऑफ रीइंकार्नेशन था। इस केस ने पूरी दुनिया के स्कॉलर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था और स्टीवेंसन की डेथ के बाद भी उनका काम वहीं नहीं रुका। 2009 में उनकी पुरानी साथी रिसर्चर एंटोनिया मिल्स ने अपने कलीग कुलदीप दिमन के साथ मिलकर इस केस को दोबारा स्टडी किया। उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये दुनिया का सबसे क्रेडिबल रिप्लेसमेंट रीइंकार्नेशन केस हो सकता है। 1998 में सुमित्रा की ये कहीं शिवा की मौत हो गई। लोग कहते हैं वो अपनी मौत तक शिवा ही बनकर रही, लेकिन उसने अपना नया परिवार छोड़ने से इनकार कर दिया और अपने दोनों पहले बच्चों के साथ सुमित्रा के पति और बच्चों को भी अपना लिया। लेकिन सबसे अफसोस की बात थी, इतने सारे बयानात और सबूत होने के बावजूद पुलिस ने कभी भी शिवा की नंद के खिलाफ केस रीओपन नहीं किया। गांव वालों का मानना था कि सुमित्रा ने खुद कहा था, संतोषी माँ ने उसे कुछ सालों के लिए वापस भेजा था ताकि वो अपनी उस जिंदगी को जी सके जो उससे छीन ली गई। और जब उसकी मौत इसके 13 साल बाद हुई तो सभी का विश्वास और भी गहरा हो गया। एक जिंदगी, दो कहानियां और एक सवाल जो आज भी अधूरा है, क्या वाकई हमारी जिंदगी का अंत सिर्फ मौत है या आत्मा के एक नए सफर की शुरुआत? क्या सुमित्रा की कहानी बस एक इत्तेफाक थी या वाकई कोई ऐसी शक्ति है जो उसे अपनी अधूरी कहानी पूरी करने के लिए वापस ले आई? हमारा धर्म, हमारी मान्यताएं और विज्ञान तीनों ने इस सवाल के अलग अलग जवाब दिए, लेकिन सच्चाई शायद इन सब से परे है। What do you think? Was this reincarnation or a story we haven't yet understood? Do let us know in the comment section and make sure to like, share and subscribe for such more videos from Grim Reality.